समीर, एक और इशू जिसने ग्लोबल हेडलाइंस को डोमिनेट किया, और थोड़ा आप अगर इसको समझा सकें हमारे व्यूअर्स के लिए कि इससे कोई खतरा है कि नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट स्विस की, जो यूरोपियन बैंक्स में, और यूरोप की इस समय एक बात हर कोई मान रहा है कि यूरोप की इस समय हालत काफ़ी ख़राब है, तो उसका कोई कंटेजन आ सकता है? क्योंकि कई लोग डर जाते हैं जब हेडलाइंस छपती हैं कि इज दिस द लीमन मोमेंट, तो थोड़ा डर वापस आ जाता है लीमन वाला। तो वैसा डरने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, उसके कोई डर की बात नहीं है। अगर आप एक्चुअली बैंक्स का वो देखें तो उनके बैंक्स के क्या कहते हैं रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, काफी हो गए हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक लर्निंग फ्रॉम 2008। सेकेंडली, इन सबके पास बॉन्ड्स होते हैं जिसको आप पहले हिट करोगे बिफोर की इक्विटी हिट हो। तो जैसे क्रेडिट स्विस की मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी सेल साइड की कि उनको करीब 80-90 बिलियन स्विस फ्रैंक का जब लॉस होगा तब जाके कंपनी को फर्क पड़ेगा ऑन अ डे टू डे। सेकंड थिंग इज, अब वर्ल्ड को समझ आ गई है, दैट मींस बैंक्स को, सेंट्रल बैंक्स को समझ आ गई है कि अगर आप जैसे सपोज, कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट अगर क्रेडिट स्विस या किसी को $10 बिलियन दीजिए वो बच जाएगा। अगर आप स्केल देखें आजकल, मैं तो वैसे भी बच रहा है। मेरा कहने का मतलब है एट वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट ये चीजें कैन इजीली बी सेव, ताकि कंटेजियन ना हो। अगर आप स्केल देखें तो जर्मनी ने अभी अनाउंस किया, आई थिंक एक हफ्ता पहले, कि क्योंकि वहां पे एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है तो वो 200 बिलियन यूरोस का सब्सिडी इफेक्टिवली देंगे टू कंज्यूमर्स, ताकि उनका ये जो है गैस और कुकिंग का बिल, मतलब फ्यूल का, एनर्जी का बिल कंट्रोल में रहे। तो उस स्केल में बातें होती हैं। तो अगर किसी को 5-10 बिलियन चाहिए वो बचाने के लिए, अगर बचाने के लिए चाहिए, कोई कंटेजियन नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि यूरोप में वीकनेस है, इकोनॉमी में वीकनेस है, बट ये जो बैंक्स हैं आजकल काफी सालों से इन्होंने अपनी लेवरेज कम कर दी है, इन्होंने अपने रिजर्व्स, लाइक इनके कोई 13-14% रिजर्व्स हैं जैसे। प्लस इफ यू लुक एट डॉइचे बैंक वगैरह, उनके उन्होंने जो बेसिक बिजनेस कर दिया वो है कि सेविंग्स डिपॉजिट कलेक्ट करो और नॉर्मल बैंक की तरह बिहेव करो, और बाकी चीजें हैं। लेकिन जब आप स्विस बैंक सेंट्रल इफेक्टिवली वहां का प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वहां का स्ट्रीट बैंक है, दैट मीन नॉर्मल ब्रांचेस होती हैं। उनका प्राइवेट बैंक, स्विट्जरलैंड के दो ही रियल मोटे प्राइवेट बैंक्स हैं, यूबीएस एंड क्रेडिट स्विस। इनमें से अगर किसी को इफेक्ट हो जाए तो आपका कंट्री का बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया, तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है सबको ये कंटेजियन नहीं होगा। और ये कंसेंसस बनता जा रहा है अभी कि अगला जो 3 या 4 साल है वो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करिए इंडिया में। आप बिलीव करते हैं उस थ्योरी में? और कोई स्टॉक्स या कोई सेक्टर्स जो आपको अच्छे लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? सो मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया की स्टोरी आई थिंक है क्लियर, बिकॉज जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि एप्पल ने ऑलरेडी $1 बिलियन के, आई थिंक 2 महीने भी नहीं हुए, या कितना, 1 महीना हुआ है एप्पल 14 बनाने के लिए, i14 बनाने के लिए, आईफोन 14 $1 बिलियन के एक्सपोर्ट कर दिया है। सो इस समय वर्ल्ड में पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड चाइना +1, बिकॉज चाइना में अटक गए लोग इन द सेंस की, मतलब कंपनीज, बिकॉज उन्होंने कोविड पॉलिसी में जीरो कोविड किया, तो आपका आपने फैक्ट्री बंद कर दी, तो आपकी वहां पे सप्लाई प्रॉब्लम हो गई। या सेकेंडली, आजकल मुझे लगता है कि यूएस कंपनीज या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को ये नहीं गिनता कि एक पुअर इमर्जिंग कंट्री है तो मैं हेल्प करता हूँ, उनको अपना कंपेटिटर गिनता है। एंड देयरफॉर इंडिया का पोजिशनिंग ये है कि इंडिया की अपनी मार्केट बड़ी है लोकल, तो आप उसके लिए आपने प्रोटेक्शन दी हुई है थ्रू मेक इन इंडिया एंड ऑल। और उसके बाद अब आपने पीएलआई स्कीम कर दी, और जनरली लोकल मार्केट के लिए तो प्रोडक्शन करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपके 15-20% तो कस्टम्स ड्यूटी के ही बच जाएंगे। सो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो होएगी और हो रही है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं नजर आते, क्योंकि मेनी ऑफ दी स्टॉक्स आर दीज असेंबली कंपनीज, इनके मार्जिन बड़े कम होते हैं। तो एक्चुअली इसको पहले ऐसे देखना चाहिए कि इंडिया के लिए अच्छा है, जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा है, जॉब्स एट लोअर लेवल के लिए अच्छा है, असेंबली जॉब्स, जॉब्स फॉर विमेन जो फिक्स टाइम में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं रादर देन की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये सब अनऑर्गेनाइज एक्टिविटीज कर रहे हैं। स्टॉक्स में हम तो डायरेक्टली कोई स्टॉक कह नहीं सकता मैं इस समय की मेरे पास है, ब्रॉडली स्पीकिंग, बट आई थिंक इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया। ओके, अच्छा, ये जो आपने बात करी कि इंडियन मार्केट ने जो 14% का एक कंपाउंडेड रिटर्न दिया है रुपी टर्म्स में और 10.5% डॉलर टर्म्स में, 10.1, तो समीर आगे विजिबिलिटी है कि अगले 15 साल में भी ये रिटर्न्स ऐसे आएंगे? क्योंकि अभी एक बार बेस बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर सोचना पड़ता है। 15 साल पहले मार्केट बहुत छोटा था। हाँ,
इसलिए हाँ। मैं कह रहा था कि अगर आप यूएस मार्केट का 25 साल का रिटर्न देखें तो वो डॉलर टर्म्स में 8% पर एनम है, तो वो भी 12% है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बेस पे नहीं बनते। सेकंड है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट है, आप गूगल में देखें, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो हर कंट्री का उन्होंने ना 100 साल का डेटा निकाला हुआ है कि क्या क्या मार्केट का रिटर्न है ओवर से 10 ईयर पीरियड, एंड क्या उस कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न था। अब वो जो डिफरेंस है, जो इक्विटी मार्केट ज्यादा रिटर्न देती है, उसका रेंज आप देखो 5 to 7% होता है। सो इंडिया में वो 10 ईयर अभी 7 पॉइंट समथिंग है, 7.4 है, जो भी है, उसमें आप 6% ऐड कर दो, वो भी 13-14% बन जाता है। थर्डली, अगर आप जीडीपी ग्रोथ को देखें कि नॉमिनल टर्म्स में क्या जीडीपी ग्रोथ होगी, क्योंकि सब नॉमिनल बातें हो रही हैं, वो भी अगर आप सोचो कि 7-8% जीडीपी ग्रो होगी और 4-5% इन्फ्लेशन है, तो वो भी रुपी टर्म्स में हमारी जीडीपी 13-14% के करीब बढ़ती है। तो ये बड़े आसानी से हो सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस इज कि वो इवनली कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि हर साल आपको 14% मिलेंगे, एक साल आपको -20 मिलेंगे, अगले दिन +30 मिलेंगे, घूम फिर के इस रेंज में आप पहुंच जाओगे। ओके, तो समीर, लास्ट क्वेश्चन देन, थोड़ा क्विक आंसर। इस समय आपकी बड़ी कॉल क्या है मार्केट पर? मेरी बड़ी कॉल है कि जी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब दिसंबर तक यूएस मार्केट ने जो गिरना होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर गिरना होगा तो गिरेगी, और नहीं गिरना होगा तो नहीं गिरेगी, लेकिन एंड हो जाएगा उनका ये अनसर्टेनिटी, बिकॉज अभी 2-3 जॉब रिपोर्ट्स हैं, 2 इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और जब वो गिरना बंद हो जाएगी तब इंडियन मार्केट के एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस शुरू होगी। अभी इस साल इंडिया में हम खुश हैं कि हमारे पैसे खोए नहीं है, या वी आर नॉट डाउन, बट इंडिया में पैसे बने नहीं है बिकॉज द मार्केट इज एक्चुअली डाउन मे बी 2-3%। लेकिन बाकी मार्केट्स को देखते हैं तो इंडिया की मार्केट हैज डन वेरी वेल, बट एब्सोल्यूट में पैसे नेक्स्ट ईयर बनेंगे जब यूएस मार्केट की अनसर्टेनिटी वुड हैव बीन टोटली इन द प्राइस। चलिए, इसी अच्छी नोट पर शो को ख़त्म करते हैं। समीर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बात की हमसे, और शुक्रिया आपका समीर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जी आनंद जी। मार्केट गुरु में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज़, और मुझे दीजिए इजाज़त।